दिनों में आप एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के क्वेश्चन देख रहे हैं। हमें देख रहे हैं कि 2 पार्टनर 3 पार्टनर पहले से होते हैं और एक बंदा चल के आता है, कैपिटल लाता है, गुडविल लाता है और हम एंट्रीज करना शुरू कर देते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे अपन आते हैं कि जब नया आ रहा होता है उस समय हो सकता है कि जो पुरानों की बैलेंस शीट हो उसमें कुछ ऐसा हो जो काम का हो। मतलब आइए देखते हैं। X एंड Y वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। 2 पार्टनर हैं, उनका आपस में रेशियो 3:2 होता था। चलो अच्छी बात है। ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिटेड जेड एज अ पार्टनर। उन्होंने जेड को अपना पार्टनर बना लिया, अच्छी बात है। इनकी जो बैलेंस शीट थी उस दिन वो ये रही। अब आप हमेशा से ये बात याद रखना कि जो असेट है यानी वो DR है और जो लाइब्रेरीज है वो है CR है। अब इनके पास क्या है ज़रा गौर करो। इनके पास कैश है, डेटर है, स्टॉक है, मशीन है, बिल्डिंग है। ये सब रियल में असेट्स होते हैं, लेकिन यहाँ P&L दिखाई दे रहा है। P&L असेट साइड में है, लेकिन ये कोई रियल एसेट नहीं है, बल्कि ये फिक्टिशियस असेट्स है। अगर आप बोल पाए इसको टेक्निकली तो ये फिक्टिशियस असेट्स है, ये झूठ मूठ का असेट है। तो ये जो P&L हो रखा है ना, ये DR हो रखा है। तो अपने को क्या है, जैसे घर में मेहमान आता है तो उससे पहले अपन साफ सफाई कर देते हैं। तो नया मेहमान जेड आवे उससे पहले तुम पुरानी बैलेंस शीट का कचरा साफ करोगे। जैसे ये P&L जो DR हो रखा है इसको मैंने लिखा CR। जी हाँ, मैंने P&L को लिखा CR और मैंने एंट्री लिखी X कैपिटल डेबिट, Y कैपिटल डेबिट टू P&L। तो आज के टॉपिक में अपन पुराने जो रिजर्व हैं, प्रॉफिट्स हैं, लॉसेज हैं, उनको एडजस्ट करना सीखेंगे, साथ ही साथ थोड़ा पुराना भी रिवाइज करेंगे। तो ये जो 40,000 रुपये आपको दिखाई देता है, आप इसे राइट ऑफ कर देंगे। अगर मैं सच बताऊं और आप समझ पाएं तो ये जो दिख रहा है वो लॉस है। लॉस है तो असेट्स में क्यों है वो फिर मैं कभी और बता दूंगा। पहली बात, ये जो दिख रहा है ये लॉस है। तो जेड बोलेगा भाई मेरा लॉस छोड़ना है, तुम लोगों ने कांड किया है, तुम भुगतो, तुम्हारा लॉस है, तुम जानो। तो 40,000 को 3:2 में भुगतेंगे, ठीक है। तो 24,000 हो जाएगा और 40 ये हो जाएगा 40%, तो ये हो जाएगा 16,000, ठीक है। तो आराम से तुम इसको बांट देना। ये तुमने क्या किया, पुराने P&L को बांटा बिना क्वेश्चन के बोले। और सुनना जरा, इस तरफ क्या है, क्रेडिटर विच इज अ लायबिलिटी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। ये लायबिलिटी है या नहीं है ये क्वेश्चन बताएगा। हमने तो क्या है वर्कर के लिए फंड बना रखा है, इज इट अ लायबिलिटी और नॉट, ये लायबिलिटी है या नहीं ये क्वेश्चन बोलेगा। नीचे बोला है इसने, द लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड वाज डिटरमिन्ड एट 115। आपने जो फंड बना रखा है वो है 125 का और आपकी जो लायबिलिटी आई है वो आई है 1,15,000। आराम से सुनो, ये जो है ना जो दिख रहा है उसका नेचर क्या है, CR है। तो मैंने देखो लिखा वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड DR, जो इन्होंने क्रेडिट कर रखा है मैंने उसे डेबिट कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। अकाउंट्स में ऐसे ही खत्म होता है। 2 मैंने नीचे लिखा वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 1,15,000। अभी इस एंट्री में को अगर मैं छोड़ दूं तो इसमें 10,000 बच गया, वो 10,000 जमा हो जाएगा X के अकाउंट में और Y के अकाउंट में। इसे आप यूं समझो कि इनको जो फंड बनाना था वो बनाना था 1,15,000 का, इन्होंने 10,000 का फंड ज़्यादा बना दिया। उस 10,000 के फंड को ये इंजॉय करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इनका आपसरी में रेशो 3:2 है। मेरे पास बांटने के लिए बाकी 10,000 है। ये 10,000 लिखा इंटू 3/5 लिखा, ऐसे करके यहाँ पे 6,000 रुपये आ गया और 4,000 आ गया कि सर हमारे समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, पेशेंस रखो। और सुनो, इनके पास यहाँ जनरल रिजर्व दिखाई देता है। तुम भी अच्छे से जानते हो ये कोई लायबिलिटी नहीं है। लायबिलिटीज क्या होती है, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, ये होती हैं लायबिलिटीज। ये रिजर्व है, रिजर्व का क्रेडिट नेचर होता है, बट ये कोई रियल लायबिलिटी नहीं है। अब देखो जनरल रिजर्व क्रेडिट कि सर ऐसा लिखा हुआ आएगा क्या, नहीं लिखा हुआ नहीं आएगा। तुम्हें समझना पड़ेगा कि जनरल रिजर्व क्रेडिट होता है और फिर आपको इसके बाद बोलना पड़ेगा जनरल रिजर्व को डेबिट करेंगे। 2 बातें तुम्हें बोलनी आनी चाहिए। पहली, जनरल रिजर्व क्रेडिट होता है और
हम उस जनरल रिजर्व को डेबिट कर देंगे, यानी खत्म कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स में कर देंगे। जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तो ऐसी ही बातें पढ़ने को मिलती हैं, तो अब आपको थ्योरी भी जल्दी जल्दी समझ आएगी। तो ये जो 80,000 का जनरल रिजर्व है, इसे हम एक्स और वाई में इनके 3:2 में बांट देंगे। मुझे पता है कि इसका परसेंटेज होता है 60%, 40%। अगर आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हो तो जरूरी नहीं है, बट करना आना चाहिए। 80,000 का 60% होता है 48,000, 80,000 का 40% होता है 32,000। तो ये वो टॉपिक है जिस पे आज अपना पूरा लेक्चर चलेगा। पूरा लेक्चर में मैं तुम्हें यही बताऊंगा कि देखो इस लॉस का क्या हुआ, इस फंड का क्या हुआ, इस रिजर्व का क्या हुआ। अदर देन दिस अपन पुराना भी थोड़ा रिवाइज करते हैं। जेड ब्रॉट इन हर शेयर ऑफ गुडविल 50,000 इन कैश। जेड जब आया तो 50,000 रुपये गुडविल के लाया, मतलब हमारी ये फर्म होगी, इसकी अच्छी खासी रेपुटेशन होगी, उसमें आने के लिए जेड 50,000 देने को तैयार है। तो हमारे पास कैश आया, कैश अकाउंट DR टू गुडविल। जैसे किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन मिले, इसके लिए शायद आप डोनेशन देने को तैयार हो जाते हो। कोई आपका दोस्त बन जाए तो आप उसको पार्टी देने को तैयार हो जाते हो। तो ये बंदा भी 50,000 रुपये लाने को राजी है, और ये 50,000 लाया तो है जेड, लेकिन ये जाएगा किसके अकाउंट में, एक्स और वाई में। ये भी आपको खुद ही करना है, एक्स के अकाउंट में और वाई के अकाउंट में आपको भेजना है, और ये काम आपको सेक्रीफाइस रेशो में करना है। और इन्होंने नीचे लिखा है द फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 2:1। तो इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो दे रखा है और एक्स वाई जेड का न्यू रेशो भी दे रखा है। जरा ध्यान से देखिएगा। सेक्रीफाइस बराबर होता है ओल्ड माइनस न्यू। एक्स की बात करें तो एक्स का पहले रेशो था 3/5 और नया रेशो है 2/5। आराम से आपका आ जाएगा, 3 में से 2 गया, 1/5। और मैं y की बात करूं तो y का पहले रेशो था 2/5 और न्यू रेशो भी है 2/5, सेम का सेम। तो रिजल्ट आएगा 0। इसका मतलब है सारा सेक्रीफाइस x ने किया है, यानी z को आने किसने दिया, x ने आने दिया। z को x ने आने दिया, तो यहाँ पे x कैपिटल आएगा, नीचे केवल x आएगा, ऊपर आएगा गुडविल। तो इस साथ साथ हमने गुडविल की भी अकाउंटिंग कर ली। अगर बाय द वे आपने गुडविल की अकाउंटिंग मिस की है तो पिछला वीडियो पूरा गुडविल के ऊपर था, उसको आप ज़रूर देखिएगा। कैश टू गुडविल पैसा आने पर, और गुडविल टू एक्स कैपिटल जिसने सेक्रीफाइस किया है उसके अकाउंट में जाने पर। और इन सबसे पहले P&L जो DR हो रखा है उसे CR कर दो, हो गया ख़त्म। जनरल रिजर्व जो CR हो रखा है उसे DR कर दो, हो गया ख़त्म। फंड का ऐसा है, इसमें जितना क्लेम है उतना क्लेम क्रिएट कर दो, और अगर आपके पास सरप्लस बच जाए, ज़्यादा बच जाए, तो वो ज़्यादा बचा हुआ पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है बेटा, चलिए हो गया है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस मतलब क्या, नए पार्टनर के आने से पहले अगर बैलेंस शीट में कोई लफड़ा है, कोई ऐसी आइटम है जिस पे पुरानों का हक है या पुरानों को भुगतनी है, तो उसका एडजस्टमेंट करना। ये खास बात यह है कि क्वेश्चन के बगैर बोले आपको ये करना पड़ेगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि किस किस आइटम का एडजस्टमेंट हमें करना पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। PQR वर पार्टनर्स इन अ फर्म, 3 तो पार्टनर पहले ही हैं। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1:1, ये इनका रेशियो दे रखा है। ऑन 1 अप्रैल 2019 देयर बैलेंस शीट स्टूड एज अंडर, ये इनका बैलेंस शीट है। मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि जो असेट होता है उसका DR नेचर होता है, और जो लाइबिलिटीज होता है उसका CR नेचर होता है। अब आइटमों पे गौर कीजिए। जनरल रिजर्व है, इसका एडजस्टमेंट हम करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसका एडजस्टमेंट हम करते हैं। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, ये इन्होंने मशीन को रिप्लेस करने के लिए फंड बनाया है। ये क्या है जी, ये है स्पेसिफिक फंड। अगर आपने कभी थ्योरी अच्छी पढ़ी हो तो रिजर्व 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं जनरल रिजर्व और एक होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व, जिनका एक खास मकसद होता है। तो जब तक वो मकसद पूरा नहीं हो जाता आप इसको छेड़ेंगे नहीं। सिंपल शब्दों में, जब तक मशीन रिप्लेस करना, पुरानी को हटाओ नई लाओ, जब तक ये उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता तब तक ये रहेगा। तो इसमें आपको एडजस्टमेंट नहीं करना।
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसमें आपको एडजस्टमेंट करना है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इसमें आपको एडजस्टमेंट करना है। कि सर ये तो खतरनाक क्वेश्चन है। जी हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन कर लिया तो बस हो गया सब कुछ। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज अ लायबिलिटी, ये 1 लाख रुपए लायबिलिटी है, वास्तविक लायबिलिटी है, इसका आपको कुछ नहीं करना। जो एक्चुअल लायबिलिटी है उसका कुछ नहीं करना। तो यहाँ से 4 एंट्रीज मुझे करनी पड़ेगी। थोड़ा सुन लो और नीचे लिखता है दे एडजस्टेड एस इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। इन्होंने इसको एडमिटेड है वर्ड, ये दे एडमिटेड, इन्होंने एस को पार्टनरशिप में शामिल किया। 1/5, 1/5 उसका रेशो होगा। A claim on account of workman compensation is estimated at 13,000 only। बताओ, इन लोगों ने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया है 23,000 का और इनके ऊपर जो क्लेम आया है वो है 13,000 का। चलो पहले इसी पे बात कर लेते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का सीआर नेचर होता है, यहां लिखी हर बात का सीआर नेचर होता है। अब तुम उसको डीआर कर देना। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट, तो ये जो लिखा हुआ था मैंने उसको डेबिट कर दिया टू वर्कमैन, पूरा लिखना है, कॉम्पनसेशन क्लेम। तो 23,000 का रिजर्व था, आपको 13,000 का क्लेम क्रिएट करना है। अभी 10,000 की विंडो बची हुई है, 10,000 की गुंजाइश बची हुई है, वो आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। टू पीस कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल, टू आर कैपिटल कहने की जरूरत नहीं है। ये पुराना बैलेंस शीट है, ये पुराना एडजस्टमेंट है, तो पुराना रेशो अप्लाई करेंगे 311। अमाउंट से कैसे बांटें, 23 में से 13 गया, पीछे बचा 10,000, 10,000 इंटू 3/5। ऐसे करने पे 6,000 आएगा, 2,000 आएगा और 2,000 आएगा। इसी के साथ एक एडजस्टमेंट हो गया है। किसका मतलब तो बताओ। हमने ये सोचा था कि वर्कर को कुछ हो गया, जैसे मशीन में काम करते करते उसका हाथ आ गया हो तो हमें पैसा देना पड़ेगा, ऐसा सोच के हमने 23,000 का रिजर्व बनाया था आउट ऑफ द प्रॉफिट्स। लेकिन रियल में लायबिलिटी कितने की आई, 13,000 की। तो 10,000 जो बच गए, किस्मत है, प्रॉफिट है, बच गए। तो ये 10,000 नए को क्यों मिलेंगे, ये रिजर्व बनाया किन्होंने था, पुरानों ने। तो 10,000 जाएंगे किसके अकाउंट में, पुरानों के अकाउंट में। एक बात हो गई। दूसरी बात, ये जो जनरल रिजर्व आपको दिखाई दे रहा है ये सीआर होता है, तो आप इसको डीआर कर दो। मैंने लिखा बेटा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल, टू क्यू कैपिटल, टू आर कैपिटल। कि सर ये होता क्या है, देखो रिजर्व जो होते हैं ना वो प्रॉफिट्स में से बनाए जाते हैं और प्रॉफिट्स जो होते हैं वो पार्टनर्स के होते हैं, अतः ये रिजर्व्स भी हैं वो पार्टनर्स के हैं। देखो ये प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है ना ये पार्टनर्स का नहीं है, ये 1 लाख आपको बाहर देना है किसी को, जो आपके यहाँ एम्प्लॉय काम करते हैं उनको देना है। अगर यहाँ क्रेडिटर होता, ये रहा क्रेडिटर, मान लीजिए क्रेडिटर का कुछ भी एक अमाउंट है, तो ये पैसा हमें क्रेडिटर्स को देना होता, जो पैसा क्रेडिटर्स का है वो भी हमें देना होता। तो जो रियल लायबिलिटीज है उसको नहीं छेड़ेंगे, पर जो जनरल रिजर्व है ये पैसा किसका है, पार्टनर्स का है, सो पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगा। उसके लिए आपको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, जनरल रिजर्व टू पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर कैपिटल। आपके पास 25,000 का रिजर्व है, ये 25,000 लिखा, इनका पुराना रेशो अप्लाई करोगे तो पहले के अकाउंट में आ जाएगा बेटा 15,000, दूसरे में 5,000 और फिर 5,000 रुपये। रेशो 311 बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। और सुन लीजिए, इनके पास प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस का सीआर नेचर, इट मीन्स प्रॉफिट्स। इनके पास पुराने प्रॉफिट्स हैं, इसको बोलते हैं अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कैसे लिखते हैं, ऐसे ACCUMULATED, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। पुराने प्रॉफिट्स इनके पास पड़े हैं जिनका सीआर नेचर है। तो आप वहां जाओ, P&L अकाउंट DR टू PQR। मैं ऐसा लिख के छोड़ भी दूं तो आपको तो एग्जाम में पूरा लिखना है, पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर कैपिटल। 35,000 का ये रिजर्व है, इंटू 3/5 करेंगे, 7 या 21,000,
फिर 1/5 करेंगे तो 7,000 और ये 7,000। इसी के साथ 3 एडजस्टमेंट हो गए हैं। और अब चौथा और नया पॉइंट सुनो आप, इनके पास 20,000 का एक रिजर्व है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ये क्या काम आता है बेटा कि अगर इन्वेस्टमेंट का भाव ऊपर चला गया या नीचे चला गया, वो जो स्विंग होता है, स्विंग हिलना डुलना, उसको कवर अप करने के लिए जरा मैं बताता हूँ। इसके पास यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है ना वो है 30,000 के। पूरी कहानी रियल बताता हूँ क्या होगा। इन्होंने कभी 30,000 रुपये का इन्वेस्ट किया होगा, फिर उस शेयर का भाव नीचे गया होगा। नीचे जब भाव गया तो इनको डर लगा, डर के मारे इन्होंने एक रिजर्व बना लिया 20,000 का। इसका मतलब है आज के दिन में ये 20,000 तक का घाटा खाने को तैयार हैं। पहली बात ये सुन लो, 30,000 इन्होंने इन्वेस्ट किए, हाँ 20,000 तक का घाटा खाने को ये तैयार हैं। अब हमें क्वेश्चन बताएगा कि रियल घाटा कितने का हुआ। तो अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है 30,000 और यहाँ अंदर दे रखी है मार्केट वैल्यू 28,000। आराम से सुनना, इन्वेस्टमेंट 30,000, मार्केट वैल्यू 28,000 का, नुकसान कितने का हुआ 2,000 का। लॉस होने पे क्या रूल है, रिवैल्यूएशन को डीआर करो, रीवैल्यूएशन को डीआर करो। तो जनरली अगर ये क्वेश्चन में नॉर्मली देखता तो बिल्कुल 2,000 रुपये की एंट्री करता रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू इन्वेस्टमेंट। लेकिन मेरे पास यहाँ पे रिजर्व पड़ा है तो वो मैं रिजर्व यूटिलाइज करूँगा। तो मैं रिवैल्यूएशन हटा दिया, तो मैंने उसकी जगह लिखा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो पहला झटका तुम्हारे लिए ये है कि लॉस की भरपाई मैंने रिवैल्यूएशन से नहीं की बल्कि फ्लक्चुएशन रिजर्व से की। और दूसरा झटका अब ये है कि मेरे पास 18,000 बच गए, 18,000 बच गए, एंजॉय करो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू PQR। बाकी के जो 18,000 आपके पास बच गए वो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और ये 3600 इंटू 3 ये हो गया आपका 10,800, 3600 और ये 3600। कि सर ये हमें समझ नहीं आया। ये कुछ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की तरह सोचा जाता है। इसमें जैसे हमें 13,000 की ज़रूरत पड़ी और बाकी अपन ने 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इन अ सिमिलर वे यहाँ पे अपने को 2,000 की ज़रूरत पड़ी। इसमें अलग अलग केसेस हो सकते थे, अगले वीडियो में वो भी बताऊंगा। लेकिन इसमें अपने को केवल 2,000 की ज़रूरत पड़ी तो 2,000 मैंने इससे कवर कर लिया एंड रेस्ट बचा हुआ 18,000 रुपये मैंने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जिनको अकाउंट्स बहुत अच्छी आती है वो जानते हैं कि ये एंट्री करने से और ये एंट्री करने से ये रिज़र्व ख़त्म हो गया। ये रिज़र्व 20,000 पे था, 2,000 काम आ गया, बाकी का पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ख़त्म हो गया। और सुनिए क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन में इस तरफ लैंड एंड बिल्डिंग है जो कि असेट्स है, मशीनरी है असेट है, मशीन रिप्लेसमेंट फंड इन्वेस्टमेंट है जो कि असेट्स है। ये इन्वेस्टमेंट का एक खास मकसद है। इस इन्वेस्टमेंट को बेचने से जो पैसा आएगा ना उससे हम मशीन खरीदेंगे। इन्वेस्टमेंट को बेचने से जो पैसा आएगा उससे हम मशीन खरीदेंगे, ये हमारा एक खास मकसद है। बट ये रियल असेट है, फर्नीचर रियल असेट है, इन्वेस्टमेंट रियल असेट है, करंट असेट्स है। और यहाँ पे देखो बैलेंस शीट में फंसा है कचरा। कचरे का नाम है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। कभी किसी ज़माने में इन्होंने 25,000 रुपये एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किए थे तो सर ये तो फिर आइटम P&L में होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इस आइटम को P&L में होना चाहिए था, लेकिन उस समय प्रॉफिट नहीं होंगे या 2-3 टेक्निकल मजबूरियां होती हैं तो इन्होंने इसे बैलेंस शीट में डाल दिया। इसका नेचर है DR। अब आप जानते हो बिल्डिंग को बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, मशीन बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, बाकी सबसे पैसा मिलेगा, लेकिन इस कचरे से कोई पैसा नहीं मिलेगा। आपने पूरे शहर में विज्ञापन किया लेकिन अब उन होर्डिंग्स को, उन बोर्डों को बेचकर कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। तो ये 25,000 रुपये कचरा है, इस कचरे का DR नेचर है। तो मैंने लिखा बेटा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ऊपर आ जाएगा PQR। मुझे समझना ये है कि एंट्री बनती कैसे है। डेबिट ये हो रखा है तो मैं इसको क्रेडिट कर दूंगा, मैं इसे क्रेडिट कर दूंगा, बाकायदा 3:1:1 में बांट दूंगा। ऐसा करने से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
सीखने वाली बात, इस क्वेश्चन में 5 एडजस्टमेंट थे, 5। जनरल रिजर्व को बांटो, हाँ जी। P&L को बांटो, हाँ जी। अनकंडीशनल, इन दोनों में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल बढ़ जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में देख लेना, क्लेम कितना चाहिए, बाकी का बांट देना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में देखना लॉस कितना चाहिए, बाकी का बांट देना। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर लिखा हुआ होगा या कभी कभी यहाँ पे नाम चेंज कर देगा, लिख देगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। जो भी नाम दिखे, कचरा कचरा ही होता है, कचरे को चाहे कुछ भी नाम दे दो, उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस क्वेश्चन में एक पॉइंट आया नहीं, बाय द वे यहाँ पे गुडविल होता, यहाँ पे गुडविल होता तो मैं बोलता है देखो बेटा इन्होंने ओल्ड गुडविल दे रखी है, तो आप उस ओल्ड गुडविल को भी राइट ऑफ करना। ओल्ड गुडविल यहाँ है ना, तो DR हो रखी है ना, तो गुडविल तो आ जाएगी नीचे, PQR टू गुडविल। ये जो 20,000 रुपये है ना, इसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना 311 में हो जाएगा, और ये आ जाएगा 12,000 रुपये, 4,000 रुपये और 4,000 रुपये। मैं वैसे भी आपको कह चुका हूँ, हर वीडियो आपने कम से कम 2 बार देखना है। ये क्वेश्चन तो कसम खा लो 2 बार देखना ही है। चलिए।